Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will discuss some more questions related to your chapter spectroscopy. So let's start with our first question. The compound that gives sharp band at 3321 सेंटीमीटर इनवर्स इन द IR स्पेक्ट्रम इज। तो देखो ये आपका जो स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आती हैं वो आपकी डिपेंड करती हैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर। बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ योर फोर्स कांस्टेंट के। जितना आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज्यादा आएगा और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या आएगी आपकी ज्यादा आएगी। जैसे आपका मान लीजिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और अगर मैं बात करूं आपके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या होता है आपका दैट इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू कार्बन। तो देयर फोर जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसी वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2150 से 2250 हो जाती है। 2250 पे ये वैल्यू आपकी आती है। सिमिलरली अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करूं तो इसकी वैल्यू ट्रिपल बॉन्ड से तो देखो कम ही आएगी और इसकी रेंज आती है 1620 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स में। तो अगर मैं बात करूं आपके कार्बोनिल बॉन्ड की, तो कार्बोनिल में ऑक्सीजन स्मॉल इन साइज है, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपके 1680 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। अगर बात करते हैं आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है आपकी 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कार्बोनिल है और इसमें मैंने आपका लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये कार्बन क्या बन जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने से ये क्या करेगा, इन टर्न आपके ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। और जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पास पास में आएंगे बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है, लेट सपोज अगर ये आपका हेलोजन हुआ तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1810 सेंटीमीटर इनवर्स। सो डिपेंडिंग, मान लीजिए अब आपका यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर भी आपका -I से खींच रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। तो जैसे ही आपका रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको मिल गया। तो जैसे आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया, साथ में देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से आपके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये कार्बन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा पास में आ जाएंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जैसे ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से जो आपका एस्टर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आपकी आती है 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। अब मान लीजिए मैंने इस तरह का कोई सिस्टम दे दिया। अब देखो इसमें भी रेजोनेंस है। जैसे ही रेजोनेंस हुई तो आपका जो डबल बॉन्ड करेक्टर था कार्बोनिल का वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपकी सिंगल बॉन्ड करेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है इन बातों को कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन में था आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, 3300 के आसपास गिवन है। तो मान लीजिए अगर आपका एक कार्बन है, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2950 ± 50 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। और अगर कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3050 ± 50 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। और अगर आपका जो कार्बन है दैट इज योर sp हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसकी वैल्यू आती है आपकी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स की। तो अब देखिए आपका 33 पे आपका क्या है, इसका आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, वन ब्यूटाइन। तो देखो वन ब्यूटाइन में क्या है आपका, देख सकते हो आप ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो इस वैल्यू कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू 3300 में आएगी और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की आएगी 2150 पे। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को आप अरेंज कीजिए। पहला है कीटोन, मैंने अभी बताया कीटोन की 1680 से 1720 के आसपास आएगी। ये आपका एस्टर है, एस्टर का मैंने अभी बताया पिछली स्लाइड में 1735 के आसपास आती है। और यहाँ पे देखिए रेजोनेंस की वजह से इनका डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम आएगी इसमें। तो वाई की सबसे ज्यादा और जेड की सबसे कम। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है, कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है। इसके लिए आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं आपकी कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस के बाद आती है आपकी गामा रेस। देन आती है आपकी एक्स रेस। देन यूवी। देन आती है आपकी विजिबल रेस। विजिबल के बाद आपकी आती है आईआर। आईआर के बाद आती हैं आपकी माइक्रोवेव्स। और उसके बाद बिल्कुल एंड में आती हैं आपकी रेडियो वेव्स। जो मैंने अभी आए ऑर्डर लिखा है दैट इज ऑर्डर इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये आपके इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। इस तरफ आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है। और अगर मैं इसको उल्ट कर दूं जैसे कॉस्मिक रेस, तो यहाँ पे दैट इज द ऑर्डर ऑफ योर इंक्रीजिंग एनर्जी। कॉस्मिक रेस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, और जो आपकी रेडियो वेव्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ, वो किसकी होगी, आपके रेडियो वेव्स की होगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते द स्पेक्ट्रा caused in the IR region by the transition in the vibrational level in different mode of vibration are called। देखो वाइब्रेशंस में कौन सा आपको ऑब्टेन्ड होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। अगर मैं बात करूं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपके इंफ्रारेड रीजन में होता है, दैट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। जो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो आपके माइक्रोवेव रीजन में आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको दिखता है यूवी रीजन में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। आपको वाइब्रेशनल लेवल्स की बात पूछ रहे हैं इंफ्रारेड रीजन में, तो वो क्या आपका लाई करता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ फाइन एंड हाइपर फाइन ईपीआर लाइंस, मतलब ईएसआर की बात कर रहे हैं इन मैंगनीज प्लस टू हाई स्पिन कम्प्लेक्स है। मैंगनीज प्लस टू मतलब 3d5। हाई स्पिन का मतलब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करोगे, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। तो इसमें आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे 5 फाइन लाइंस मिलेंगी। 5 फाइन लाइंस मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं आपकी आई कितना है 5/2, तो आपका जो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो कितनी होगी, देखो 2 2 Ni+1। 2 Ni+1, तो देखो 2 N कितना है, मैंगनीज कितने हैं 1, आई वैल्यू कितनी है 5/2+1। तो आपको एक जो लाइन है, आपको जो एक लाइन है वो 6 में स्प्लिट होगी। तो टोटल आपको 5 लाइन मिल रही है, तो 5 लाइन कितने में स्प्लिट होंगी, टोटल 30। इसको हम बोलते हैं हाइपरफाइन लाइंस। जब आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस के साथ उनकी स्प्लिटिंग को भी ऐड कर देते हो, उसको हम बोलते हैं आपकी हाइपर फाइन लाइंस। तो इसमें आपको 5 फाइन लाइंस मिलेंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू योर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड 30 आपको क्या मिलेंगी, हाइपर फाइन लाइंस मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते एक ग्रुप है दैट कॉजेज द डी शील्डिंग इफेक्ट। देखो आपने देखा होगा एनएमआर का अगर स्पेक्ट्रा, यहाँ पे अगर टीएमएस है, टीएमएस का जो सिग्नल आता है वो 0 ppm पे आता है। और अगर आप नीचे जाते हो तो दैट इज योर डी शील्डिंग रीजन, दैट इज योर डी शील्डिंग जोन। और अगर आप ऊपर जाते हो दैट इज योर शील्डिंग जोन। और इसमें वैल्यूज क्या आती हैं, देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप डाउन फील्ड जाते हो, डाउन फील्ड जाने से क्या होगा, आपकी डी शील्डिंग होती है। और डी शील्डिंग होने से आपका जो डेल्टा वैल्यू है वो बढ़ता है। डेल्टा वैल्यू क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कहते हैं एक ग्रुप है जो आपका डी शील्डिंग इफेक्ट करता है। डी शील्डिंग करने से क्या होगा, आपका जो डेल्टा वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं आपकी केमिकल शिफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं आपकी केमिकल शिफ्ट, वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज इन केमिकल शिफ्ट। अगर वो पूछते अप फील्ड या डी शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, अगर आपका मतलब जो ग्रुप है वो आपका शील्डिंग इफेक्ट कर रहा है या सिग्नल आपका अप फील्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो डेल्टा वैल्यू है वो कम हो जाएगा, वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, डेल्टा वैल्यू कम आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ अ कंपाउंड हेल्प्स इन। देखो आईआर का जो मेन काम क्या होता है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। आपके गिवन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। पहला देखो ऑप्शन, प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ अ कंपाउंड, बिल्कुल सही है। देखो आईआर जो रीजन है उसमें दो कैटेगरीज आती हैं आपकी। बेसिकली ये आपके 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाई करता है। इसमें आपके दो रीजन आते हैं, एक आता है आपका फिंगरप्रिंट रीजन, वन इज योर फिंगरप्रिंट रीजन, और दूसरा आता है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। दूसरा है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। देखो फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, आपका 400 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाई करता है।
हर एक कंपाउंड का जो फिंगरप्रिंट रीजन होगा वो खुद का क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का फिंगरप्रिंट रीजन कभी भी सेम नहीं हो सकता। और दूसरा आता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, जो कि आपका 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाई करता है। डिपेंडिंग अपॉन द जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप गिवन है उसके बेसिस पे उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरी करती है। तो आपको पहला पॉइंट ये आपके आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है, दैट इज योर फिंगरप्रिंट रीजन। और दूसरा कि आपके गिवन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपको कौन सा रीजन बताता है, आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन बताता है। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके आईआर आपको बताती हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन, दैट इज बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल शो अप अब्जॉर्प्शन बैंड एट अ ग्रेटेस्ट वेव नंबर, मतलब वेव नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो आईआर में देखो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके पोलैरिटी पे। जितना ज्यादा सिस्टम आपका पोलर होगा उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, सिग्नल उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, इंटेंस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओ OH वाला है दैट इज द, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। इसमें जो पोलैरिटी है वो बहुत ही ज्यादा होगी, और पोलैरिटी होने के कारण इसका जो सिग्नल है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस आता है। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। अगर मैं इसकी बात करूं इसकी फ्रिक्वेंसी की, तो ये ऑलमोस्ट इसका जो वेव नंबर आता है वो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है आपके आईआर में। और अगर कार्बोनिल की बात करूं वो आता है आपके 1680 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करूं ये आता है आपकी 1620 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। ध्यान रखना बैंड की जो फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है उसकी पोलैरिटी पे। जितना ज्यादा पोलर होगा आपका बॉन्ड उतनी ही ज्यादा उसमें सिग्नल क्या आएगा, इंटेंस आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन एंड सिस। देखो ट्रांस और सिस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो ट्रांस और सिस में क्या है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है और ये आपका क्या है यहाँ पे, सिस फॉर्म है। तो अगर मैं बात करूं आपके ट्रांसफॉर्म की, तो आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है आपका भाई, जीरो। ऊपर नीचे से डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इसका नेट कितना आता है, जीरो। बट इन केस ऑफ योर सिस यहाँ पे क्या आता है आपका, एक रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आएगा। यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नॉन जीरो। तो आप डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पे आप कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हो, दैट इज योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी कंडीशन क्या होती है, मॉलिक्यूल शुड हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है वही आपका रोटेशनली एक्टिव होगा। तो आपका सिस जो आइसोमर है वो रोटेशनली एक्टिव होता है, और जो आपका ट्रांस है वो रोटेशनली इनएक्टिव होता है। तो इसी वजह से जो आपकी रोटेशनल है वो आपके माइक्रोवेव रीजन में लाई करती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेशनल मोशन इज। तो देखो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो आपकी एनर्जी है वो आप कैसे लिखते हो, दैट इज इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एच न्यू, वेयर जो आपका वी है दैट इज योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी जो वैल्यू है जीरो से स्टार्ट होके आपके अप टू चलती है। तो वी इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलते हैं आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और जिसको हम आपका जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोल देते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोल देते हैं। तो अगर आपका वी जीरो है तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आएगी आपकी, हाफ एच न्यू। कितनी आएगी आपकी, हाफ एच न्यू। अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूं तो सेकंड लेवल की एनर्जी कितनी आएगी आपकी, 3/2 एच न्यू, 3/2 एच न्यू। तो यहां से देख सकते हैं आप। और अगर मैं थर्ड लेवल की बात करूं उसकी एनर्जी कितनी आएगी आपकी, 5/2 एच न्यू। तो आप देख सकते हैं दो वाइब्रेशनल लेवल में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे पूछा है आपका जीरो पॉइंट एनर्जी, तो जीरो पॉइंट एनर्जी कितनी है आपकी, हाफ एच न्यू, कोरस्पॉन्डिंग टू योर ग्राउंड स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम विच इज अ सिलेक्शन रूल फॉर योर रेले लाइन। देखो आपके जो रमन स्पेक्ट्रा होता है उसमें जो सिलेक्शन रूल होता है वो दैट इज योर डेल्टा जे इक्वल टू जीरो एंड +-2। डेल्टा जे इक्वल टू जीरो होता है आपके रेले लाइन के लिए, दैट इज फॉर योर रेले लाइन। और डेल्टा जे इक्वल टू +-2 दैट फॉर योर रमन स्पेक्ट्रा, दैट इज फॉर योर रमन स्पेक्ट्रा। इसमें भी अगर आपको पूछा जाए डेल्टा जे अगर +2 है दैट इज फॉर योर स्टॉक्स रमन लाइन, ये आपकी स्टॉक्स लाइंस के लिए होता है। और अगर डेल्टा जे आपका -2 है दैट इज फॉर योर एंटी स्टॉक्स लाइन, दैट इज फॉर योर
एंटी स्टॉक्स लाइन, दिस इज द सिलेक्शन रूल, जहां से आप ट्रांजिशन करवाते हो। क्वेश्चन में आपका रिले पूछा है तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर। आई होप आपको इसके क्वेश्चंस करके अच्छा लगा होगा। तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग।